हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, कोड आपका 5005 और एक्ट आपका ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी नॉलेज और आपके एग्जाम के लिए। रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम का हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, आप इसे फॉलो करिएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, SMS करके, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे लिंक मांग लेना, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ये जो ड्राफ्टिंग और प्लेडिंग वाला जो हमारा पेपर है, ये जो पेपर है हमारे सेम सेम यानी सेमेस्टर 5 के 5th के जितने भी एक्ट हैं, यानी हमारे 5 एक्ट होते हैं, पांचों में से कहीं से भी कोई भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। आप सिर्फ यही मत सोचना कि सर हमें ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के ही क्वेश्चन याद करने हैं। एग्जामिनर आपके CPC, BNSS जिसे हम CRPC कहते हैं, एविडेंस जिसे BS से कहते हैं, लैंड लॉ, यूपी, और तुम्हारा ये प्लीडिंग तो है ही है, ड्राफ्टिंग। ये यहां से कहीं से भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। दूसरा, इससे अलग प्लस अन्य किसी एक्ट से, एक्ट होता है यानी सब्जेक्ट से क्वेश्चन कर सकता है। तो आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग करें। ये जो पेपर होता है हमारी नॉलेज को चेक करता है, हमारे IQ को चेक करता है। ठीक है। नॉलेज, IQ और हमारी हैंड राइटिंग और हमारे बर्ताव को, हमारी वार्तालाप को, हमारी वेशभूषा को, सबको चेक करता है। ठीक है। एक प्रकार का ये एक इंटरव्यू पेपर होता है हमारा। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ हम ड्राफ्टिंग याद करें या हम पहले वाले क्वेश्चनों को भूल जाएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको यहां पर कराऊंगा, कुछ ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी अदर सब्जेक्ट एक्ट में करा दिए हैं पहले। तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, प्लेलिस्ट में उन सभी को सेव कर दूंगा, तो आप उसे जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वो सभी पहले क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, अब से पहले मैं CPC में करा चुका हूं। ठीक है। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वादपत्र क्या है, इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। वादपत्र आगे समझते हैं। यह किसी दावे का बयान होता है जो वादी द्वारा लिखित रूप में संबंधित न्यायालय में पेश किया जाता है, जिसमें वह अपने वाद कारण और समस्त आवश्यक बातों का विवरण देता है। यह वादी के दावे का ऐसा कथन होता है जिसके आधार पर वह न्यायालय से अनुतोष की मांग करता है। वादपत्र होता क्या है समझ लेते हैं। वादपत्र, जब दो पक्षों में A और B, दो पक्षों में किसी भी वस्तु को लेकर, पैसों को लेकर या अन्य किसी प्रकार से कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, इन दोनों के बीच क्या होता है, विवाद। इनमें से कोई एक पक्ष जो क्षतिग्रस्त है, जिसकी कोई हानि हुई है, वो वाद लेके जाता है न्यायालय में। जो पहले जाता है, जिसकी FIR, वाद दो प्रकार के होते हैं, एक तो FIR वाद होते हैं और एक मजिस्ट्रेट वाद होते हैं। ठीक है। वाद मजिस्ट्रेट वाद भी हो सकता है, FIR वाद भी हो सकता है। ठीक है। अब यहां पर वाद, जो व्यक्ति केस लेकर गया है उसको, वाद को ले जाने वाले को वादी कहते हैं। ठीक है। अब वाद पत्र क्या है। वाद पत्र का मतलब है आपकी समस्या क्या है, क्या विवाद है, आप क्यों कोर्ट में आए हो। हम उन सभी बातों को जो विवाद के कारण है, जिससे विवाद हुआ है, उसका पता, नाम, और हमारी मांग क्या है, हम बदले में उसे सजा कराना चाहते हैं या पैसा यानी अनुतोष की मांग करते हैं, जो भी है हम वहां पर लिखते हैं। ठीक है।
इसी को बात पत्र कहते हैं, यानी कि एक प्रकार से हम देसी शब्दों में कहें एक चिट्ठी यानी एक पत्र। और साधारण भाषा में और समझने के लिए, एक जिस प्रकार से हम रिपोर्ट लिखते हैं उसी प्रकार से हम एक वाद पत्र तैयार करके कोर्ट में भेजते हैं। रिपोर्ट भी वाद पत्र का ही हिस्सा होती है। रिपोर्ट में जो घटनाएं हैं वो तो है ही हैं, उससे अतिरिक्त वाद पत्र में उन्हीं घटनाओं को और संक्षेप में वर्णन करके बताया गया होता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक वाद का आरंभ वाद पत्र के न्यायालय में दाखिल करने से होता है। वाद पत्र का आरंभ कब होता है? ये नहीं है कि आपने कोई घटना लिखवाई किसी कागज पर और उसको तय बनाकर अपनी जेब में रख लिया तो कि भाई हमने तो वाद पत्र लिखवा दिया, बात चल गया होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं है कि उसे अपने पास रख लो। आपने वाद पत्र लिखवाया और संबंधित न्यायालय में, संबंधित न्यायालय मतलब इनका भी एक दायरा होता है कोर्टों का। कौन से कोर्ट किस प्रकार के केसों को सुनेंगे, जिस प्रकार का आपका केस है उसी प्रकार के कोर्ट से आप अपना वाद की कार्रवाई कराएंगे। ठीक है। प्रत्येक वाद का आरंभ वाद पत्र के न्यायालय में दाखिल करने से होता है तथा यह वाद का सब प्रथम अभिवचन होता है। अभिवचन मतलब जो घटना घटित हुई है, जो विवाद के कारण है, जिसके संग विवाद हुआ है, क्षति हुई है, जो भी हानि हुई है, उन सभी का वहां पर विवरण दिया होता है, उसी को अभिवचन कहते हैं। आगे चलते हैं। अभिवचन नाम से हमने एक क्वेश्चन कराया था आपका सीपीसी में, आपको याद होगा। ठीक है। वाद पत्र के निम्नलिखित 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर, वाद पत्र का शीर्षक और पक्षों के नाम। दूसरा, वाद पत्र का शरीर। तीसरा, दावा किया गया अनुतोष। फर्स्ट नंबर का पॉइंट देखते हैं, वाद पत्र का शीर्षक और नाम। वाद पत्र का सबसे मुख्य भाग उसका शीर्षक होता है, जिसमें न्यायालय का नाम दिया जाता है जहां वाद दायर किया जाता है, जैसे सिविल जज मेरठ। सबसे पहले क्या होता है, जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं यानी कोई वाद लिखते हैं, वाद पत्र, आपकी भाषा में एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, जो भी आप उसे समझो, जो वाद पत्र होता है, हम उसमें सबसे ऊपर अपने कोर्ट का नाम लिखते हैं जहां पर हमें वो पेश करना होता है। किसका नाम? कोर्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरी लाइन में वाद संख्या लिखी जाती है, जो वाद के रजिस्टर हो जाने के बाद न्यायालय के कर्मचारी द्वारा लिखी जाती है। जब कोई व्यक्ति वाद को लेकर कोर्ट में प्रस्तुत होता है तो संभावनाएं दो होती हैं। या तो उस वाद पत्र को, जिसमें जो लिखित कथन है, अभिवचन है, उसको न्यायालय या तो स्वीकार कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है। ठीक है। अगर अस्वीकार कर दिया तो बाद का कोई नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, बाद के रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं मिलेगा। अगर स्वीकार कर लिया है तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा कि आपके वाद को स्वीकार कर लिया गया है, तब एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड होगा और उसको आपकी फाइल के ऊपर लिख दिया जाएगा, वाद संख्या। ठीक है। आगे चलते हैं। न्यायालय के प्रचलन के अनुसार वाद का वर्ष निम्न प्रकार लिखा जाना चाहिए। मूल दीवानी संख्या 1996, वाद संख्या 1996, वहां पर सन भी लिखा जाना चाहिए। ठीक है। आपको बता देता हूं, छोटी सी एक कॉपी पेज बनाकर, जैसे हमें क्या लिखना है, ऐसे यहाँ पे सिविल न्यायालय कोर्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगी वाद संख्या जो भी हो आपकी, फिर यहाँ पे आ जाएगा सन आपका जो भी हो, उसी प्रकार से यहाँ पर वादी और प्रतिवादी अगर कोई है तो। ठीक है। नहीं, अगर स्टेट केस है तो यहाँ पर आएगा स्टेट केस, वहां पे लिख आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर आपका बीएस बनाम करके जो भी वहां पर
प्रतिवादी हो, इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि हमारा स्टेट केस। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार से वहां पर लिखा जाएगा। शीर्षक के बाद पत्रों का नाम आता है जो निम्न प्रकार लिखा जाता है। नंबर 1, प्रत्येक वादी का नाम, विवरण तथा निवास स्थान। जो व्यक्ति वाद घेरने आया है, जो केस करने आया है, उस व्यक्ति का नाम, पता, यानी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लिखी जाती है। प्रत्येक प्रतिवादी का नाम, विवरण तथा निवास स्थान। जिस प्रकार से केस डालने वाले व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी लिखी जाती है, उसी प्रकार से संपूर्ण जानकारी प्रतिवादी जिसके ऊपर केस पड़ा है उसकी लिखी जाती है। यदि वादी या प्रतिवादी नाबालिग या अस्वस्थ चित्त है, अस्वस्थ चित्त यानी थोड़ा समझदार नहीं है, पागल है, यानी और बहुत छोटा बच्चा है, उसका विवरण या वर्णन तथा कौन उसका अन्य हितैषी या संरक्षक। यहां पर बोला है अगर कोई व्यक्ति कम उम्र का है, नाबालिग है या वो समझने में असक्षम है, तो उसका कोई संरक्षक या हितैषी, उसका नाम वहां पर लिखित होना चाहिए। यदि वादी है तो हितैषी। भाई वाद जो लेके आया है उसे वादी बोलते हैं। एक वादी होता है और एक प्रतिवादी। इसमें आरोपी किसको बनाया जाता है? इसको, प्रतिवादी को। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर इसके पक्ष से कोई नाबालिग है या कोई अस्वस्थ है, तो उसका को क्या है? हितैषी, कि भाई मैं इसकी सपोर्ट में खड़ा हूं, इसकी तरफ से मैं वादी बनूंगा। ठीक है, अगर इधर कोई नाबालिग है या अस्वस्थ है या थोड़ा बालक है या थोड़ा समझदार कम है, तो इसका क्या है? संरक्षक, कि भाई इसकी सपोर्ट मैं करूंगा, मैं इसका संरक्षक हूं, देखभाल वाला। ठीक है, हितैषी और संरक्षक अलग अलग है। हितैषी होगा तो वादी का होगा और संरक्षक होगा तो प्रतिवादी का होगा। आगे चलते हैं। यदि वादी है तो हितैषी और प्रतिवादी है तो संरक्षक लिखा जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। ये एग्जामिनर यहां से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, वो इसी प्रकार से इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन करेंगे कि वादी के संरक्षक को क्या कहते हैं? हितैषी। या प्रतिवादी के सपोर्टर को क्या कहते हैं? संरक्षक। या प्रतिवादी के संरक्षक को क्या कहते हैं? तो संरक्षक ही कहते हैं। ठीक है, वो घुमाने का प्रयास करेंगे तो आप परेशान ना होना। ठीक है, भाग 2, वाद पत्र का शरीर। नंबर 1, वाद पत्र उत्पन्न करने वाले तथ्य तथा वह समय जब वह उत्पन्न हुआ, मतलब उन सभी घटनाओं का विवरण दो, वर्णन करो जब वो घटना उत्पन्न हुई थी। ठीक है, यह दिखाने वाले तथ्य कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सबसे पहले तो क्या है? दूसरा, जिस वाद पत्र को जिस न्यायालय में लेकर जा रहे हैं, क्या उस वाद पत्र को सुनने का अधिकार उस न्यायालय क्षेत्र को है, तभी वो वहां पर जाएगा। अगर उसका क्षेत्राधिकार है तो उसका नाम ऊपर लिखा जाएगा। आगे चलते हैं। भाग नंबर 3, दावा किया गया अनुतोष। मतलब दावे, जब हम कोई केस डालते हैं तो हम क्या मांग करते हैं? या तो किसी व्यक्ति को सजा हो या बदले में हमें अनुतोष यानी धन प्राप्त हो। ठीक है भाई, केस कैसे होते हैं? हो सकते हैं क्रिमिनल केस हो सकते हैं या सिविल केस हो सकते हैं, कोई भूमि से संबंधित हो सकते हैं। किसी का केस ऐसा होगा कि भाई वो हमारे पैसों को वापस कर दे। ठीक है, पैसे वापस के लिए, भूमि वापस के लिए, या कोई अन्य कब्जे से संबंधित मामला होगा, या कोई बैंक का मामला होगा, या हो सकता है कोई विवाद ऐसा हो जो दो पक्षों में लड़ाई हुई हो, या किसी की मृत्यु, अपहरण, इस प्रकार से कोई घटना हुई हो। तो हालांकि इन सब चीजों के बाद हम आते किस चीज पर हैं? या तो हम व्यक्ति को सजा कराना चाहते हैं, या अनुतोष यानी कोई लाभ। लाभ कैसा हो सकता है? पैसे के दो, उसमें वस्तु के रूप में, पैसे के रूप में, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसमें वादी अनुतोष दावे का विवरण करता है। जब वो वाद पत्र लिखता है वादी, यानी अपनी केस की फाइल बनाता है, तो वहां पर विवरण देता है अनुतोष का कि मुझे बदले में क्या चाहिए, मतलब मुझे इंसाफ के तौर पर ये मिलना चाहिए। ठीक है,
जहां वादी ने कोई प्रतिसाधन स्वीकार किया है या अपने दावे में किसी भाग को छोड़ दिया है, वहां इस प्रकार स्वीकृति की गई या छोड़ी गई रकम भी लिखी जाएगी। प्रतिसाधन या छोड़ी हुई रकम से मतलब है, सपोज करो दो पक्ष हैं ए और बी, ठीक है। ए ने इसको 1 लाख रुपया कर्ज पर दिया, किसको? बी को, ठीक है। और इससे बोला कि आप मुझे प्रत्येक महीना 10,000 रुपये ब्याज के तौर पर दोगे, 10,000 ब्याज दोगे, ठीक है। अब इसको बी को काफी दिन हो गए, ना तो ये मूंद दे रहा है ना ब्याज दे रहा है, और इनमें आपस में क्या हो गया? विवाद हो गया, ठीक है। काफी लड़ाई हो गई। अब ये चले गए कोर्ट में। अब ये कोर्ट में कहता है कि सर मैं अपनी ब्याज को तो छोड़ रहा हूं, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, बस मुझे अपने 1 लाख ही वापस दिलवा दो, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे प्रतिसाधन कि इसने अपने पैसों को यहां पर छोड़ दिया है। या इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं, उसे समझते हैं। जो ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए हैं, किसने? ए ने बी को दिए थे 1 लाख। बी ने उससे बदले में कोई वस्तु पहले से ही दे रखी है, कोई वस्तु बी ने दे रखी है, किसको? ए को। और उसकी जो कीमत है कितनी है? 40,000 है। तो अब बचा कितना? 60,000 रुपया। तो यहां पर बोला है प्रतिसाधन को या छूट को काटते हुए या अन्य किसी सामान को काटते हुए उस अनुतोष की मांग कर सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर 40,000 की तो वस्तु है आपके पास, अब बचा कितना? 60,000। 60,000 का ही अनुतोष वो करेगा। दोबारा से देखते हैं। इसमें वादी अनुतोष दावे का विवरण करता है, जहां वादी ने कोई प्रतिसाधन स्वीकार किया है या अपने दावे के किसी भाग को छोड़ दिया है, वहां इस प्रकार स्वीकृत की गई या छोड़ी गई रकम भी लिखी जाएगी। तो वहां पर लिखा जाएगा कि सर मैंने इतनी रकम या वस्तु छोड़ दी है, या मुझे प्राप्त हो गई है, या मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे 1 लाख के स्थान पर आप मेरा 60,000, 70,000, 80,000 रुपए ही दिलवा दो। यानी कि मैं इस पे कुछ और भी छोड़ रहा हूं, ठीक है। छोड़ना या पहले से प्राप्त हो जाना, जो भी बात है वो वहां पर विवरण के तौर पर लिखी जाएगी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हजारों हजार एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। और देखो, इसे अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास अब भी किया है, और पहले भी मैंने समझाया था इसे सीपीसी में, आप और एक बार देख लेना, उसकी वीडियो भी यहां पर सेव कर दूंगा मैं आपकी प्लेलिस्ट में। वाद पत्र के संबंध में कुछ मौलिक नियम। नंबर 1, धन संबंधी वादों में जहां वादी नगद रुपया वसूल करने का हकदार है, तो वहां दावा करने वाली निश्चित रकम वाद पत्र में लिखी जाएगी। जैसा कि ये भी मैंने बताया है, रकम ऐसी है जो लिखित मतलब नगद रूप में वसूल करने योग्य है, तो वो उसी प्रकार से लिखी जाएगी। परंतु जहां वादी मध्यवर्ती लाभों या ऐसी किसी रकम के लिए जो उसकी ओर से प्रतिवादी के बीच में हिसाब होने के बाद किया जा सकता है, अन्य किसी ऐसी रकम के बारे में जो दो पक्षों के हिसाब किए बिना निश्चित नहीं हो सकती, तो अनुमानित रकम लिखनी चाहिए और उस पर कोर्ट फीस देनी चाहिए। तो यहां पर एक बात बोली है, अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था ए और बी वाला, 1 लाख रुपए वाला जो मैंने बताया था, जो शेष रह गए थे या छोड़ना चाहता है उसका विवरण था। एक दूसरा पॉइंट यहां पर क्या बनता है कि ए और बी का कोई विवाद है, ठीक है, किसी पैसे को लेकर, भूमि को लेकर, कुछ भी हो सकता है, भूमि को लेकर या पैसों को लेकर या भूमि के किराए को लेकर, आप कुछ भी समझ लेना, ठीक है। ए और बी का विवाद है, लेकिन जो रकम है, जो पैसे हैं, वो निश्चित नहीं है, बस इनके बीच विवाद है। और ये कोर्ट में उस केस को लेकर जाता है, कोई भी एक पक्ष और वादी बन जाता है। तब कोई वादी जो बनेगा, तो वहां पर निश्चित रकम तो वो कोई है नहीं अभी, वो क्या है, अभी डिस्कशन होने वाला है, पंचायत होने वाली है, या न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर बताएगा। तो वहां पर क्या लिखा जाएगा? अनुमानित रकम, कि भाई अनुमान में इतने पैसे की आसपास मेरी रकम है, इतना पैसा है, ठीक है, या वो भूमि है मेरी, तो वहां पे अनुमानित धन लिखा जाएगा। और जहां पर
रुपया ऐसा है जो नगद तौर पर आना है, जैसे 1 लाख रुपए कर्ज पे दिए थे और जैसे किसी व्यक्ति ने 20 या 30 हजार रुपए चुका दिए हों, 70 बाकी रह गए हों, उसके लिए केस आया हो, तो वहां पर लिखा जाएगा कि 70 हजार बाकी हैं और 70 हजार रुपए की मुझे प्राप्ति चाहिए। ठीक है। और मुझे कोर्ट का खर्चा जो मेरा यहाँ पर खर्च हो रहा है वो पैसा भी मुझे चाहिए। 70 तो चाहिए चाहिए, जो कोर्ट खर्चा है, वकील का जो खर्चा है, वो सब खर्चा भी मुझे चाहिए। तो यहाँ पर एक मुश्त राशि लिख दी 70 हजार, लेकिन यहाँ पे अनुमानित है, कोई पता ही नहीं है, तो दोनों प्रकार की लिखी जाएगी। आगे दूसरा, जहां बाद की विषय वस्तु अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है, वहां बाद पत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन किया जाएगा जो उसकी पहचान, भू परिभाषा या बंदोबस्त संबंधी अभिलेख में दी गई सीमाओं या संस्थाओं द्वारा की जा सकी है। वहां बाद पत्र में ऐसी सीमाएं या संस्थाएं लिखी जाएंगी। जैसा कि हमने अभी लैंड लॉ में आपको एक क्वेश्चन कराया था, नक्शा, हमें अपने बाद पत्र में उसकी चारों तरफ की चौबंदियों को बताया जाएगा। जैसे कोई हमारा खेत है, ठीक है, आसपास क्या है, इधर रास्ता है या किसी सी का मकान है, डी का खेत है, इधर कोई खाली प्लॉट है, किसका है, ये सभी विवरण हमें दिए जाएंगे। और दिशा, पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब दिशाओं का भी वर्णन वहां पे किया जाएगा। इस भूमि पर कितने व्यक्तियों का हिस्सेदारी है या एक व्यक्ति का हिस्सा है, ये खेत है या मकान है, ये सब विवरण वहां पर दिए जाएंगे। इस पर कोई पहले से लगान तो नहीं है या इस पर पहले से कोई विवाद तो नहीं है, ये सभी विवरण अपने बाद पत्र में दिए जाएंगे। जहां वादी प्रतिनिधि के रूप में वादा करता है, यहां पर ये वादा हो गया है, इसे बात कर लेना। वहां वादी बाद पत्र में न केवल यह है कि उसका विषय वस्तु में वास्तविक हित विद्यमान है, वरन यह भी उससे संबंधित वाद दायर करने के लिए, उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम यदि कोई हो तब उठा चुका है या दिखाना होगा। आगे चलते हैं। मतलब उस केस को चलाने के लिए, उस बात को करने के लिए वो संबंधित कोई कार्य कर चुका है। मर्यादा विधि से छूट के आधार, जहां बाद मर्यादा विधि के द्वारा निर्धारित कालावधि की समाप्ति के बाद दायर किया जाता है, वहां बाद पत्र में यह आधार लिखा जाएगा जिस पर ऐसी विधि से छूट पाने का दावा किया गया है। इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं। क्योंकि मैंने मियाद और मर्यादा वाला अब से पहले आपको करा दिया था, ठीक है। प्रतिवादी के हित और दायित्व का दिखाया जाना, प्रतिवादी जो आरोपी है उसके हित और दायित्वों को भी वहां पर बताया जाएगा। बाद पत्र में यह दिखाया जाएगा कि प्रतिवादी बाद की विषय वस्तु में हित रखता है या रखने का दावा करता है तथा वह वादी की मांग का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी है। इस नियम का तात्पर्य यह है कि वादी के दावे से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रतिवादी का उस बात से क्या संबंध है जिसका दावा किया जाता है और प्रतिवादी किस प्रकार उत्तरदायी है। यहां पर यह लिखा जाएगा कि इन दोनों के बीच में विवाद क्यों हुआ है, क्या अधिकार है जिस वस्तु के ऊपर या जिस स्थान के ऊपर वो विवाद है, या किसी पैसे को लेकर है, वो सभी विवरण वहां पर लिखे जाएंगे। संबंध क्या है, बात क्या है, क्यों ये विवाद उत्पन्न हुआ है, वो सभी विवरण देने होंगे। अनुतोष का लिखित कथन, प्रत्येक बाद पत्र में उस अनुतोष का लिखित रूप से कथन होगा जिसके लिए आमतौर से वादी दावा करता है। भाई वादी ने दावा क्यों डाला है, या तो वो अपनी किसी भूमि को छुड़ाना चाहता है या भूमि के पैसे को प्राप्त करना चाहता है या उस व्यक्ति को सजा दिलाना चाहता है, ठीक है, इसलिए तो केस होते हैं। तो यहां पर है आमतौर से वादी दावा करता है, लिखित कथन होगा। कैसा कथन होगा, लिखित कथन होगा, जो दावा वो करता है और जो अनुतोष वो मांगता है वो लिखेगा वहां पर। और यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाए जैसा कि न्यायालय द्वारा उचित ठहराए जाने से
हमेशा ही वादी को दिलाया जाता है, मानो कि वह मांगा गया हो। और इसमें एक बात और बोली है, यह निश्चित नहीं है कि न्यायालय अपने विवेक से या अपने नियम के अनुसार ही आपको पैसे दिलवाए, अनुतोष दिलवाए। हो सकता है जिस वादी ने यहाँ पर अपनी डिमांड रखी है उसके अनुसार वो अपने पैसे मांगे, जितना उसका है, ठीक है। एक तो है न्यायालय अपने विवेक के आधार पर आपको कुछ हर्जाना दिलवाए, एक है कि वही उसकी कोई निश्चित धनराशि है उसको वापस करवाए, ठीक है। पृथक आधारों पर आधारित अनुतोष, जहां वादी कई भिन्न भिन्न वाद हेतुओं के विषय में जो एक दूसरे से अलग कारणों पर आधारित हों, अनुतोष चाहता है तो वह सब जहां तक संभव हो अलग अलग लिखे जाने चाहिए। जैसा कि कोई 2 घटनाएं हैं, 3 घटनाएं हैं और उन सभी के पैसे लेना चाहता है, वादी और प्रतिवादी एक हैं, तो उन घटनाओं का विवरण अलग अलग करके वहां पर दे सकता है, पॉइंट बाई पॉइंट बना के कि मेरा एक पॉइंट ये है, 2 3 4 ऐसे पॉइंट बनाकर उन सभी विवरणों का वर्णन कर सकता है। ये नहीं है कि उसी व्यक्ति पर एक नए नए वाद, नए नए केस डाले, नहीं, एक ही केस में वो अन्य अनुतोषों के बारे में वहां पर वर्णन वर्णन कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब से पहले भी मैं अभिवचन नाम से इस क्वेश्चन को मैं आपको करा चुका हूं। आपका यह क्वेश्चन सीपीसी में था और उस क्वेश्चन को मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा और आपकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।